जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शिपिंग बिल का ये फॉर्मेट होता है जो कस्टम के पेपर पर प्रिंट होके एक्सपोर्टर तक आता है CHA के थ्रू। तो इसके कई सारी कॉपीज़ होती है, जिसमें से ये एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी है। एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी जो होती है वो जिसे EP कॉपी भी कहते हैं। EP कॉपी का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन की जितनी भी बेनिफिट होगी तो उसके अगेंस्ट हमें ये कॉपी दिखानी पड़ेगी। जब हम ये कॉपी सबमिट करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अगेंस्ट तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक्सपोर्टर कॉपी भी होती है जो कि रिकॉर्ड के लिए एक्सपोर्टर रखता है, और एक होती है एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी शिपिंग बिल की। तो एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी अब बंद हो चुकी है, तो अभी करेंटली EP कॉपी और एक्सपोर्टर कॉपी पे ही काम चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन के बारे में। हाँ, तो ये चीज़ पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसे ही एक्सपोर्टर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, उससे पहले उसको थ्रू इनवॉइस प्री इनिशियल डाटा आइसगेट में EDI में सबमिट करना होता है, और वही ये डाटा शिपिंग बिल पे प्रिंट होके आता है। बट इसमें थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है जब कस्टम क्लियरेंस होती है, तो उसके बाद ही ये प्रिंट होता है। कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे कुछ कंटेंट नंबर और सील नंबर और इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, वो सबमिट वहाँ से की जाती है। इसके अलावा जो मोस्टली डिटेल्स है वो एक्सपोर्टर CHA के थ्रू चेकलिस्ट फाइल करवाएगा बिफोर द शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस। जब ये हो जाएगी तब ये डाटा हम जब चेकलिस्ट को CHA से अप्रूव करेंगे, CHA जो चेकलिस्ट आएगी उसको अप्रूव करेंगे, तो फिर वे शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये शिपिंग बिल नंबर जनरेट होने तक ये सिस्टम चलता है। उसके बाद जैसे गुड हमारे डिस्पैच हो जाते हैं, गुड डिस्पैच हो जाते हैं, उसकी कस्टम क्लियरेंस हो जाती है, तो वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे वेट, कंटेंट नंबर्स, GST नंबर, ये सारी चीज़ें कस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट की जाती है। उसके बाद फाइनली ये प्रिंट आउट आता है। तो हम इसमें समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पर लेट एक्सपोर्ट डेट है कि इसको कितनी तारीख को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, मतलब कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मीन्स कि आपकी कस्टम क्लियरेंस हो चुकी है। वो सबसे ऊपर लिखा है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट, लीव डेट। इसके अलावा इसकी पोर्ट का नाम लिखा है, कौन से पोर्ट पे शिपमेंट क्लियरेंस हो रही है। इसके बाद शिपिंग बिल नंबर, बैंक BRC रियलाइजेशन डेट। ओके, so this is the date. Before this date we need to claim our export remittance, overseas remittance, means that कि ये BRC डेट है कि इस डेट से पहले पहले इस शिपमेंट के अगेंस्ट पैसा आपका ओवरसीज से आ जाना चाहिए। दिस इज़ वो डेट है, ठीक है। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट BRC, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझी। इसके बाद CHA का नाम होगा, CHA का लाइसेंस नंबर होगा इसमें, और एक इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें, दिस कंसाइनमेंट वाज नॉट ओपन फिजिकली फॉर एग्जामिनेशन कस्टम। इन्होंने ये शिपमेंट फिजिकली आपकी ओपन नहीं की है, वैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इसको एक्सपोर्ट किया। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो पोर्ट ऑफ लोडिंग है उसका, वो कहाँ है वो हमने पढ़ लिया है। ये इसका कोड है, ये स्टेट गुजरात में आता है, और यहाँ पे एक्सपोर्टर का पूरा एड्रेस होगा और दिस साइड कंसाइनी का पूरा एड्रेस होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्टर है आपका, ये डिटेल्स होगी, पूरा एड्रेस विद नेम, कंसाइनी का पूरा नेम हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री सील एड्रेस डिटेल्स। फैक्ट्री सील एड्रेस डिटेल भी आपका वही है जो ऊपर लिखा है एड्रेस, ठीक है। IC और ये नेम भी लिखा है। नाउ गो टू द पोर्ट ऑफ लोडिंग। तो पोर्ट ऑफ लोडिंग का नाम जैसे कि सबसे ऊपर लिखा वही पोर्ट ऑफ लोडिंग होता है इनका, ओके। वो इसमें नंबर ऑफ पैकेज 14 है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कोलंबो है जो कि यहाँ मेंशन है। यहाँ पे ग्रोस वेट है 7280 और नेट वेट है 5600। जो ये सी की शिपमेंट है, तो इस पर आपका जो FOB वैल्यू है उसके उस पर एज पर HS कोड आपको ड्रॉबैक मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो टैक्स इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेंशन है, और इस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट ये शिपिंग बिल है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने लिखी है कि वी इंटेंड टू क्लेम मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मीन्स कि हम इस शिपिंग बिल के अगेंस्ट MEI स्कीम क्लेम करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिखनी मस्ट है, अदरवाइज़ हम जो इसमें MEI की एक्सपोर्टर को जो बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। FOB वैल्यू यहाँ पे लिखी है, FOB वैल्यू 25888040, ये आपकी FOB वैल्यू इन INR है, ओके। तो यहाँ पे इस वैल्यू पे आपको
एच कोड के अकॉर्डिंग ड्रॉबैक मिलेगा। तो वो इसके सामने लिखा है DBK/STR, ये आपका कितना परसेंट वो नीचे जाके हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे DBK की एक शीट होती है, ये डिटेल्स ऑफ आइटम डिटेल है, ये इसके नीचे होगी। देखो 1 मिनट, ये रहा देखो ड्रॉबैक डिटेल्स, तो ये लिखे ना 2%, ये 2%, ठीक है। तो ये 2% है FOB वैल्यू का जो यहाँ मेंशन है। इसके अलावा अगर AD कोड देखें, AD कोड आपको पता ही है कि जब कोई इंटरनेशनल पेमेंट होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो एक AD कोड के थ्रू ही हम अथॉराइज डीलर के थ्रू ही हम पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी होती है उसका RBI मॉनिटर करती है कि कितना पैसा इंडिया में आ रहा है, कितना जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए, इसलिए ये AD कोड देना ज़रूरी है। तो AD कोड के थ्रू एक्सपोर्ट के केस में तो नो प्रॉब्लम, बट इन इम्पोर्ट के केस हमें जो पेमेंट हम फॉरेन कंट्री को करते हैं उसके केस में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैंक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, IFSC कोड मेंशन है, GST नंबर्स। ओके, तो GST नंबर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। GST नंबर इसमें मेंशन करना होता है, क्योंकि जो हम इसके अगेंस्ट ड्यूटी या जो भी पे होती है शिपमेंट के अगेंस्ट, वो इस नंबर के अगेंस्ट होगी, उस स्टेट जो स्टेट वाइज होता है तो उसके अगेंस्ट ही होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे IGST वैल्यू भी लिखी है और इनवॉइस वैल्यू लिखी है, वो हमने पढ़ी थी, इनवॉइस वैल्यू इन INR। ओके, फिर इनवॉइस नंबर है, फिर इनवॉइस डेट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेचर ऑफ कार्गो जो लिखा है, इनवॉइस नंबर की नेचर है NAT ऑफ द CON, नेचर ऑफ कार्गो। ओके, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है आपका, FOB है, फ्री ऑन बोर्ड। शिपमेंट का जो खर्चा है, ये वैल्यू जो है ये पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के, इसमें इंक्लूड है आपका गुड्स की वैल्यू प्लस ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग और गुड्स को पोर्ट ऑफ लोडिंग तक पहुंचाने का खर्चा, तो ये सारी इसमें इंक्लूड है। तो इसका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है, FOB। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट लिखा है। अब ये जो फॉरेन करेंसी इन USD है 36400, ये इस USD 1 USD डॉलर इक्वल टू इतने रुपीज़ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो INR में वैल्यू आ जाएगी। INR में जो वैल्यू आती है उसी पे सारे ड्रॉबैक और आपके GST कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस इसमें नहीं है क्योंकि ये FOB है, फ्रेट भी नहीं है क्योंकि FOB में फ्रेट नहीं होता है, सिर्फ आपका गुड्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन टिल पोर्ट ऑफ लोडिंग, खर्चा जो भी पोर्ट ऑफ लोडिंग तक लगा वो मेंशन होता है। डिस्काउंट नहीं है इसमें कोई, कमीशन है 1% जो कि, और जो कंपनी है मेन उसके कंट्री में जाएगा 1% कमीशन से, $364 से इससे के अगेंस्ट। इसका समझना ज़रूरी है कमीशन क्या होता है, कभी कोई पूछ ले तो कमीशन क्या होता है। जैसे कि जो कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है IBM, उसने एक अपनी ब्रांच इंडिया में खोली, तो जितने भी यहाँ से एक्सपोर्ट होगा उस पर जितना भी फॉरेन करेंसी होगी उस पर 1% ये कमीशन उसके ओरिजिन कंट्री को जाएगा, जहाँ की ये कंट्री है, जहाँ की मेन कंट्री वहाँ पे जाएगा, तो ये वही कमीशन है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। पेमेंट पीरियड्स 180 डेज़। ओके, पेमेंट आपकी 180 डे में हो जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसकी पेमेंट टर्म है। ये IGST का नंबर, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बेसिक डिटेल जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखी है, यहाँ पे आइटम डिटेल्स आई है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्टर कोड है ये, IC नंबर, इसी के अगेंस्ट ये शिपमेंट होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इनवॉइस नंबर लिखा है, इनवॉइस डेट है, तो इनवॉइस नंबर जो कि हमने पहले पढ़ा था वही है, ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आइटम डिस्क्रिप्शन पे अगर आते हैं तो इसमें क्या क्या आइटम डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रखा है। तो फर्स्ट है HS कोड, ठीक है। इसके बाद है आपका डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यू, कितने नंबर ऑफ ये जा रही है आपकी शिपमेंट में, कितने यूनिट है, यूनिट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें इस पर मेंशन है। JNX 100 है, तो JNX 100 का मतलब होता है कि आपके जो गुड्स है मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, ठीक है।
समटाइम क्या होता है कि एज ए आपका गुड्स को ना वैसे मैन्युफैक्चर नहीं किया होता, नॉर्मली ओपनली पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है, तो उस केस में ये GNX 200 होगा। ओके, यहाँ पे GNX 100 है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 56 लिखा है वो नंबर ऑफ यूनिट है कि एक्सपोर्ट कितने कर रहे हैं हम, उसके बाद 650 पर यूनिट डॉलर है, पर यूनिट वैल्यू मतलब। ओके, उसके बाद ड्रॉबैक एंड जीरो ड्यूटी PCG। ओके, इसमें क्या है कि यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हमने ड्रॉबैक की भी स्कीम क्लेम की कि आपका जितनी FOB वैल्यू उस पर 2% हमने ड्रॉबैक क्लेम किया है, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद ज़ीरो ड्यूटी PCG मतलब ये जो हम शिपमेंट कर रहे हैं ये APCG लाइसेंस के एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल में कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट APCG लाइसेंस क्या होता है। APCG लाइसेंस में जो आपकी ड्यूटी फ्री होती है, जब कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो उस पर आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। ओके, मगर उस मशीन जो इंपोर्ट की है, इसमें जितनी भी ड्यूटी सेव की है उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब उस मशीन से मैन्युफैक्चर करके गुड्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जितनी ड्यूटी आपने सेव की है उसका 6 टाइम विद इन 6 ईयर। तो ये जो शिपमेंट है ये भी APCG के अगेंस्ट है। तो आगे हम APCG नंबर भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्रॉबैक डिटेल्स लिखी है इसने, जो कि FOB वैल्यू पे मैंने आपको बताया था 2%, ये लिखा ना 2% ऑन FOB वैल्यू जो भी कैलकुलेट है वो आपका यहाँ लिखा है 51,600। तो इसका ये हुआ है। ओके, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे लिखा है APCG लाइसेंस नंबर, ठीक है, ये APCG लाइसेंस नंबर है जो लिखा है ना 5301725885, ये लाइसेंस नंबर है। और इस लाइसेंस के अगेंस्ट क्या मशीन इंपोर्ट हुई थी वो भी इसका नाम लिखा, कौन क्रैंक शाफ्ट इंपोर्ट हुई थी। ओके, अब इस मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अगेंस्ट हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो टोटल वैल्यू में से घट जाएगा आपका। यहाँ पे कंटेंट नंबर लिखा है, साइज़ 40 है और 40 IQ है, और ये सील नंबर लिखा है, RFID सील है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इसमें क्या होता है आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस क्या करता है, आपकी शिपमेंट को ट्रैक करता है। इस आपने सुना होगा RFID सील, वो सील लगने के बाद कंटेनर कहाँ जा रहा है वो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ खास इसमें बच नहीं जाता है, ठीक है। नथिंग इम्पोर्टेंट लेफ्ट इन दिस सेशन। सो हमने देखा कि इसमें एक चीज़ लिखी है सेल्फ सीलिंग, मतलब कि एक्सपोर्टर ने खुद सील किया है इस कंटेनर को। ओके, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा तो कस्टम में इसको सील को तोड़ के चेक किया जाएगा, बट ये सेल्फ सील्ड है। और हमने देखा था कि इसको चेक भी नहीं किया गया था, ऊपर लिखा था कि फिजिकली कंसाइनमेंट वर नॉट ओपन। इसके अलावा हाँ, यहाँ देख लेते हैं कि फ्लोविंग वी हैव डिक्लेयर द पर्टिकुलर गिवंस हियर विद द ट्रू करेक्ट। ओके, जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ट्रू और करेक्ट है। फ्लोइंग इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, ये डॉक्यूमेंट हम लगा रहे हैं, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, SDF डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और अपेंडिक्स विद 24 डिक्लेरेशन। और क्या लगा रहे हैं, अपेंडिक्स सेकंड 4 डिक्लेरेशन और 0 DT PCG लाइसेंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें अटैच करके भेज रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने समझा कि शिपिंग बिल को कैसे पढ़ते हैं। ओके, इसमें अगर और भी कुछ अगर आपका रहेगा तो यू कैन कमेंट्स दिस, ओके, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ओके, or like and share, please subscribe also. Thank you for watching this session.